हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। और ये चैनल जो स्पेशली बनाया गया है वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए बनाया गया है या हायर एजुकेशन कोर्सेज़ के लिए बनाया गया है, जैसे झारखंड टीजीटी हो, झारखंड पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, उन सारे कोर्सेज़ के लिए बिहार का पीजीटी हो, यानी जितने हाई स्कूल प्लस टू टीचर्स होते हैं, टीचर्स के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया गया। और यहाँ पे आपको सिर्फ उसी टाइप के वीडियोस मिलेंगे जो आपके टीचिंग में काम देगा, जैसे चाहे टीजीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे पीजीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं झारखंड में या झारखंड से बाहर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले पहुँचे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज इसी सिलसिले में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। झारखंड टीजीटी कॉमर्स में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से बुक्स खरीदने चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं, आपको बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अवेलेबल बुक है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में टीजीटी कॉमर्स के लिए और टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई बच्चे या कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि वो क्लास ज्वाइन करना, तो मेरा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेकर, वैसे इस वीडियो में भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा, आप वहाँ से आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बहुत मिनिमम फ़ी में आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप हजारीबाग के आसपास में रहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस आके कर सकते हैं। हजारीबाग से दूर रहते हैं और यहाँ ऑफलाइन क्लास करना पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरे डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन के लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाके मेरा एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद मुझे फ़ोन कर लीजिए। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, हम यहाँ से जोड़ देंगे और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक चीज़ देखें कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कौन सा तरीका अप्लाई करें कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और सिलेक्शन का चांस अच्छा हो जाए। और मैं एक बार और बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग 3000 मल्टीपल क्वेश्चंस, 3000, फिर से मैं बता रहा हूँ, 3000 ऑब्जेक्टिव MCQ जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 3000 विथ आंसर तैयार करके आपके घर तक पहुँचाएगा स्टडी मटेरियल। ये कॉमर्स वर्ल्ड की जिम्मेवारी है। स्टडी मटेरियल विथ ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आपके घर तक पहुंचेगा। जितना ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। आप सोच लीजिए 3000 क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में सेट बैठ गया कि क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, विथ याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रखे हैं और 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके घर तक प्रिंट हम लोग यहाँ से करके PDF नहीं दे सकते, बट प्रिंट फॉर्म में हम आपको दे देंगे। आप घर बैठे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपकी तैयारी श्योर हो गई। इसलिए जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। उसके साथ हम लोग हर यूनिट का, जो ये यूनिट अब देख रहे हैं ना, हर यूनिट का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वो भी प्रिंटेड नोट्स मिलेगा आपको, तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाया हुआ नोट्स मिलेगा। नोट्स के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, अगर ये तीनों में आप पार्टिसिपेट कर दिए और पढ़ लिए तो आपका तैयारी और आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे कॉमर्स के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, वो बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स को मिक्स करके पढ़ना है, यानी इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन मिलेगा, कुछ बिजनेस स्टडी का पोर्शन मिलेगा। तो ये पूरे को मिक्स करके आपको पढ़ना है। और पार्ट B जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें अकाउंट्स पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पार्ट A में हम लोग आखिर पढ़ेंगे क्या क्या, जो बिजनेस स्टडी का पोर्शन है उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके ध्यान दीजिएगा, मैं समझाते भी जाता हूँ साथ ही साथ कि कैसे तैयारी उसकी करनी चाहिए। तो चलिए पार्ट A का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। आप सुने होंगे, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। पहला सोल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, एकाकी व्यापार के बारे में। दूसरा पार्टनरशिप व्यापार यानी पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ना है। तीसरा कंपनी के बारे में पढ़ना है और इसका डिटेल स्टडी, डिटेल मतलब हर चीज़ पढ़ना है। इसका मतलब है, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इसको बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। व्यवसाय करने के तरीके को पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसमें 3 तरीके पढ़ना है, पहला सोल ट्रेड, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। आपको मालूम होना चाहिए कि बिज़नेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 3 टेक्निक। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। उसमें 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बिजनेस, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस और तीसरा होता है मिक्स सेक्टर बिजनेस। तो इतने सारे डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से केवल 3 बिजनेस के बारे में पढ़ना है।
पहला बिजनेस सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। क्या होता है एकाकी व्यापार? तो एकाकी व्यापार इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। सोल ट्रेड सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। इसमें क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं एक ही व्यक्ति सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, एक ही व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा, एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे लॉसेस को लेगा, प्रॉफिट लॉस को लेगा, एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस के रिस्क को लेता है और एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस का रिवार्ड को लेता है। तो ऐसा बिजनेस जहाँ एक व्यक्ति पैसा लगाता है और सारे रिस्क हो, रिटर्न हो या बिजनेस चलाने का ड्यूटी हो, सब एक व्यक्ति के पास होता है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेड, वन मैन आर्मी। अब जितना राशन दुकान देख रहे हैं, सब्जी बेच रहा है कोई, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो सब सोल ट्रेड है। कोई पार्टनरशिप में तो है नहीं, अकेले, मतलब मालिक भी अकेले, नौकर भी, सब एक ही आदमी होता है। तो वैसे बिजनेस को बोलते हैं सोल ट्रेड। और बोलता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी सबसे आसान तरीका बिजनेस करने का और सबसे पुराना तरीका। अगर किसी को बिजनेस के बारे में बोलेंगे तो सोल ट्रेड ही खोलेगा वो। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में बोलता है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं। सारे रिस्क, मान लीजिए 5 लोग मिलके चला रहे हैं तो रिस्क भी 5 में बटेगा, यानी लॉस होगा तो 5 भाग, प्रॉफिट होगा तो 5 भाग, मिल के चलाएंगे पाँचों। तो बोलता है ऐसा बिजनेस जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। उसके आगे है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का? मतलब है सबसे बड़ा तरीका बिजनेस करने का, सबसे बड़ा तरीका है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या है? भारत में कंपनी का कानून बना हुआ है, उस कानून से अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन करा के आप पूरे बड़े फॉर्म में बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जरिए आप बड़े फॉर्मेट में बिजनेस चला सकते हैं। सबसे बड़ा तरीका, लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे इसमें। दूसरा आप लोग को पढ़ना है वितरण मार्ग। क्या होता है वितरण मार्ग? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में याद कीजिएगा हम लोगों को पढ़ना था होलसेलर, उसका काम, फाइलिंग, अनुक्रमणिका की विधियाँ और उनके लाभ। होलसेलर, रिटेलर सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आएगा। क्या आप अपने गुड्स को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है मान लीजिए दिल्ली में आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो दिल्ली से अगर आप झारखंड लाना चाहते हैं तो दिल्ली से झारखंड कैसे आएगा? कैसे आप वितरण मार्ग तय करेंगे बताइए? तो दिल्ली से झारखंड लाने के 4-5 तरीके थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आप देखें तो। पहला होता है जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल में क्या होता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को बेच देता है। एक तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, अपने सामान को पहुंचाने का तरीका है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब डायरेक्ट अपना ही दुकान खोल के बेच दीजिए कि कोई होलसेलर नहीं बनाएंगे, कोई रिटेलर कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम ही बनाएंगे और हम उत्पादन करेंगे और हम ही जाके अपना दुकान खोल के बेच देंगे। ये तरीका बहुत पहले चलता था, अभी भी बाटा कंपनी यही तरीका लगा रखी। दूसरा होता है वन लेवल में क्या होगा बताइए? एक आदमी बीच में रहेगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा रिटेलर से खरीदेगा कस्टमर। ये कहाँ पे लागू हो रहा है बताइए? मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से कस्टमर। ये बिजनेस करने का तरीका कहाँ पे लागू है? तो आप बिग बाज़ार देख रहे हैं, रिलायंस फ्रेश देख रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड्स देख रहे हैं, सब यही तो है। बताइए बिग बाज़ार क्या करता है? डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है, यानी मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। बिग बाज़ार रिटेलर है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और कस्टमर को बेच देता है। तो ये तरीका भी हमारे देश में चल रहा है, यानी ये तरीका भी चल रहा है, ये तरीका भी चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ये तरीका नहीं लगाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा लगाओ, जिसको बोलते हैं टू लेवल में 2 बीच में घुसेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा, क्या हो गया इसको, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास और रिटेलर से जाएगा कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। और सबसे ज़्यादा अगर कोई सामान बिकता है हमारे देश में तो यही सिस्टम से टू लेवल चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब साबुन बेचना है तो ये सक्सेस नहीं करेगा, ये भी सक्सेस नहीं करेगा, यही तरीका है। शैम्पू बेचना नहीं, जो कॉमन यूज़ गुड्स है, जो हर गली मोहल्ले में आपको पहुंचाना है, तो गली मोहल्ले में पहुंचाना तो ये आप नहीं लगा सकते, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, वो सिर्फ यही चैनल में बिकेगा। और हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम गुड्स जो है वो कॉमन यूज़ गुड्स है, हर गली मोहल्ले में चाहिए, तो इसलिए ये चैनल सब लोग लगाता है। आप अगर कार बेचते हो तो ये चैनल ठीक है, कार बेचते हो ये चैनल ठीक है, एक आदमी को शोरूम दे दीजिए और वो अपना बेचेगा। जिला में अगर पूरे हजारीबाग जिला या पूरे झारखंड में अगर कोई शोरूम एक ही है, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि वो ये चैनल ठीक है, वहाँ ज़्यादा कस्टमर नहीं है। मास मतलब लेवल में जहाँ कस्टमर होता है, बहुत अधिक संख्या में जब ग्राहक होते हैं, तो आपको यही चैनल लगाना पड़ेगा। और एक सबसे लास्ट चैनल है जहाँ बीच में यहाँ
जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर, उसके बाद यहाँ एजेंट आ जाता है, एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर आ जाता है। वो तब लागू होगा जब हम फॉरेन से गुड्स लाएंगे, फॉरेन से गुड्स लाएंगे तब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। इसको बोलते हैं वितरण मार्ग बोलते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि वितरण मार्ग हम लोग को पढ़ना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तीसरा हम लोगों को जो पढ़ना है वो बैंक पढ़ना है, बैंक पढ़ना है, बैंक का फंक्शन पढ़ना है, बैंक का टाइप्स पढ़ना है, बैंक में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, पूरा डिटेल यानी हम लोग को बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। चौथा में पढ़ना है विनिमय साध्य साख पत्र, इसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था 1881 में, ठीक है। विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम आया था 1881 में, उसके बारे में पूरी चर्चा करनी है हम लोगों को डिटेल में। इसमें हम लोग को पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिस नोट, हुंडी, क्रॉसिंग, ये सब, डिजोनर, ऑनर, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। ये होता क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैंक क्या होता है, ये सब लोगों को मालूम है, इसलिए ज़्यादा चर्चा हम नहीं कर रहे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अभी तो हम सिलेबस डिस्कस करें। ये क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में जब नेगोशिएशंस होते, नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि हम जब सामान उधार खरीदते थे तो क्या देते होंगे, आज भी अगर आप सामान उधार खरीदते हैं, पैसा मेरे पास नहीं है और सामान खरीदना है, तो आज भी हम इसको देते हैं, देखिए चेक, कि भैया हम आगे का डेट का चेक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा अप्रैल में आएगा और हम आज खरीदना चाह रहे हैं मार्च में, तो क्या करेंगे, मार्च में सामान खरीदना चाह रहे हैं और हमको अप्रैल में पैसा देना है, तो हम चेक पकड़ा देंगे कि भैया हम अप्रैल में हम पैसा दे देंगे, लीजिए चेक रखिए तब तक। तो बोलता है कि उस ज़माने में जब नेगोशिएशंस होते थे, उधार खरीदा और बेचा जाता था, तो विश्वास के तौर पर एक पेपर दिया जाता था, जिस पेपर को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में ज़रूरत पड़ा। उससे पहले तो प्राण जाई पर वचन ना जाई वाला सिस्टम था कि भाई वचन दे दिए तो दे दिए। पुराने ज़माने में भी नेगोशिएशंस होते थे, लेकिन उस ज़माने में लोग वचन दे दिए यानी बोल दिए तो लोग बोल दिए, अगर बोल दिए तो कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा धोखा देने वाले लोग ज़्यादा हैं, कलयुग है भैया, कोई भी आदमी बोलता है तो मानता ही नहीं, तो वहाँ लोगों को डर लगता है कि भाई बोला तो है लेकिन देगा कि नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं, तो लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है, व्यावसायिक वित्त के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। उसके बाद पढ़ना है आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड पढ़ना है, देश के अंदर कौन कौन सा इंटरनल ट्रेड के अंदर भी आप होलसेलर रिटेलर पढ़ेंगे, और फॉरेन ट्रेड यानी हम फॉरेन में कैसे बिजनेस कर सकते हैं और कौन कौन से मोड से इंटर करने के फॉरेन ट्रेड्स का, यानी विदेश से आप कैसे इंटर करोगे इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मैनेजमेंट, ये 12th क्लास में आप पढ़ते थे, मैनेजमेंट पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ना है और साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है, याद रखिएगा। फिर पढ़ना है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान करने की कितनी विधियाँ हैं, तो बहुत सारे तरीके मजदूरी भुगतान करने के, लेकिन 3 तरीके ज़्यादा फेमस है जो हम लोगों को पढ़ना है। मजदूरी भुगतान ध्यान दीजिएगा, ये मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों आपको पढ़ना है, क्लास 12th में आप पढ़े होंगे। श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान करने की 3 विधियाँ हैं, 3 मेथड से लेबर को पेमेंट करने का। पहला होता है टाइम वेज पेमेंट सिस्टम, समय के आधार पर पैसा दे दीजिए, जो हम लोग देते हैं जनरली, हम लोग वही करते हैं, कोई आदमी आया 10 से 4 काम किया पैसा दे दिया। एक होता है पीस वेज पेमेंट सिस्टम, काम के आधार पर पैसा। एक होता है समय के आधार पर पैसा, समय बिता दिया पैसा दीजिए, काम किया नहीं किया कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है काम के आधार पर पैसा, काम करेगा तो पैसा देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। और तीसरा आज के समय में इंसेंटिव सिस्टम है। तो हम लोग तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स का पोर्शन, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना है, फिर प्रोडक्शन पढ़ना है और उत्पत्ति के नियम, हम लोग इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन के क्या रूल्स हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा पार्ट ए के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। इसके बारे में 10 का 10 हम लोग डिटेल में देखेंगे। और फिर मैं बता दूं कि 3000 क्वेश्चन का टारगेट है, तो 1500 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। और चलता हूँ आगे, और 1500 क्वेश्चन आगे पार्ट बी से मिलेगा। पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए अच्छे से। तो पार्ट बी में हम लोगों का अकाउंटिंग पोर्शन है, वो बिजनेस स्टडी था, ये पोर्शन अकाउंटिंग पोर्शन कहलाता है। यहाँ हम लोग अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बुक कीपिंग, बही खाता, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे, लेखा प्रणाली कितने तरह का, 2 तरह का सिस्टम है, जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक नया चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है। तीसरा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स पढ़ना है, विथ एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। चौथा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ना है, बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे।
5वां बोलते हैं कंसाइनमेंट, माल का चालान खाता मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ना है, और संयुक्त साहस खाता मतलब ज्वाइंट वेंचर पढ़ना है, याद रखिएगा ज्वाइंट वेंचर है ये, और इसका मतलब होता है कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये दो आपको पढ़ना है। उसके आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ना है, गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ना है, डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ना है, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है। उसके बाद एवरेज पेमेंट मेथड पढ़ना है, और अकाउंट करेंट पढ़ना है, याद रखिएगा। करेंट अकाउंट करेंट और एवरेज पेमेंट मेथड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं पढ़े होंगे। ये CA फाउंडेशन में पढ़ना होता है, जो पहले CPT के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नीचे एक कंपनी पढ़ना है, कंपनी में इश्यू ऑफ शेयर पढ़ना है, फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ना है, री इशू ऑफ शेयर पढ़ना है। और फिर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है कि भारत में गरीबी क्या है, बताइए। 2 तरह की गरीबी होती है, एब्सोल्यूट गरीबी पॉवर्टी होता है, गरीबी को इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं। तो 2 तरह का होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब भारत में रियल में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, अब कुछ लोग रिलेटिव पॉवर्टी के शिकार हैं। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास रियल में गरीबी है, पैसा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि उसके पास, किसी व्यक्ति के पास, जैसे हम लोग को पूछेगा ना कोई कि कैसे आदमी, अमीर आदमी जी, तो सब आदमी बोलता है सर गरीब है सर। तो भाई गरीब है इसका मतलब आपके घर खाना नहीं हो रहा होगा, भोजन की व्यवस्था, छत की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो रही। तो बोलोगे सब तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी गरीब हैं। इसका मतलब है कि आप रिलेटिव पॉवर्टी के शिकार हैं। आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप अपनी तुलना अमीरों से करने लगते हैं। आप अपनी तुलना अमीरों से करने लगेंगे तो गरीब हो जाएंगे। अब हम 5 करोड़ कमाएं और तुलना करें अंबानी से, तो हमको तो हमेशा गरीबी लगेगा, यार अंबानी से तो कम है। तो ये बोलता है रिलेटिव पॉवर्टी, यानी इसलिए लोग अपने आप को इसलिए गरीब कहते हैं क्योंकि अपनी तुलना वो अपने से ऊपर वाले से कर लेते हैं, तो वो गरीब लगे कि भाई उसके पास उतना है, मेरे पास तो कुछ नहीं, उसके पास 3 गाड़ी है, मेरे पास तो 1 ही गाड़ी है। अरे एक तो है, लेकिन लोग फिर भी रिलेटिव पॉवर्टी के शिकार हैं। लोगों को लगता है कि हम रियल में गरीब हैं। तो याद रखिएगा 2 तरह का। तो हम लोग, सरकार कभी भी रिलेटिव पॉवर्टी को ध्यान नहीं देती, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ध्यान देती कि रियल में गरीब कौन है। बाकी इस दुनिया में किसको अमीर कर सकते हैं आप? कोई आदमी को अमीर नहीं कर सकते। उसकी इच्छा इतनी है ना कि वो गरीब हमेशा रहेगा। और याद रखिएगा इस गरीबी का सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास, पैसा सीमित है और इच्छाएं अनंत है। और अनलिमिटेड वांट्स को, जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेंगे, ये इकोनॉमिक्स सिखाता है। और ये भी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के अंदर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण और समाधान, क्या रीज़न है कि जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, और क्या उसके जो है सजेशंस आपको देना है कि आप क्या सुझाव देंगे कि इसको कैसे आप कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आप सभी लोग जानते हैं, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण के बारे में डिस्कस करना है और उसका सॉल्यूशन बताना है कि आखिर क्या आप समाधान देंगे, आपका क्या सजेशंस हैं कि कैसे भारत सरकार को आप सजेस्ट करेंगे कि अगर ये सरकार ये सिस्टम लगाती है तो जनसंख्या कंट्रोल्ड में आएगी और जनसंख्या वृद्धि रुकेगी, तेज़ी से जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये हमारा सिलेबस है TGT झारखंड कॉमर्स के लिए। आप इस सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए, और अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन करके ज़रूर जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम लोग मिल के काम करेंगे और रिज़ल्ट देंगे, इस पर्पस को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं तो आइए मिल के काम करते, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। और 3000 क्वेश्चन का पूरा सेट लेकर आएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि हम लोगों का मिशन सिर्फ आपका काम पढ़ना और हमारा काम पढ़ाना नहीं, हम दोनों का जो मिशन है वो मिशन है कि किसी तरह से आपको टीचर बना के छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू।